हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल तक के वीडियो में पढ़ने मक्का की क्रॉप के बारे में चर्चा कर रहे थे। मक्का की क्रॉप को पढ़ने सिंचाई तक पढ़ लिया था। कहां तक पढ़ लिया था बेटाओ? सिंचाई तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे अपन निराई एवं गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? निराई एवं गुड़ाई। डाल लो टॉपिक, हेडिंग डाल लो, निराई एवं गुड़ाई। हेडिंग डाल लो, निराई एवं गुड़ाई। लिखो इसमें बेटाओ, मक्का की पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद। मक्का में पहली निराई गुड़ाई, पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद। पहली निराई गुड़ाई 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी निराई गुड़ाई 35 से 45 दिन बाद। यानी पहली निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए? 20 से 25 दिन बाद। और दूसरी निराई गुड़ाई कब करनी चाहिए? 35 से 45 दिन के बाद कर देनी चाहिए, कर देनी चाहिए। अब मक्का के अंदर यदि अपन निराई गुड़ाई नहीं करते हैं तो खरपतवार नियंत्रण, यानी मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए आधा किलोग्राम, आगे लिखो, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए आधा किलोग्राम यानी 500 ग्राम खरपतवार नियंत्रण, मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए 500 ग्राम एट्राजिन या सीमाजिन, एट्राजिन या सीमाजिन 600 लीटर पानी में घोलकर, कितने लीटर में? 600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना चाहिए। यानी कि मक्का में पहली निराई गुड़ाई कब करेंगे? 20 से 25 दिन बाद। और दूसरी निराई गुड़ाई कब करेंगे? 35 से 45 दिन बाद। मक्का में खरपतवार नियंत्रण के लिए 500 ग्राम एट्राजिन या सीमाजिन को 600 लीटर पानी के अंदर घोलकर क्या कर देना चाहिए? छिड़काव कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे कीट एवं रोग। क्या पढ़ेंगे? कीट एवं रोग। कीट एवं रोग। पहला कीट है दीमक। हेडिंग डाल लो, कीट एवं रोग, कीट एवं रोग। सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कीट। पहला कीट डालो दीमक। कौन सा कीट? दीमक। दीमक मक्का की खड़ी फसल में इसके प्रकोप से, यानी मक्का में जो खड़ी फसल का होता है इससे काफी नुकसान होता है। यानी दीमक जैसे हमारी मक्का की फसल पकने वाली स्टेज में आती है तब क्या नाम से, इसके क्या नाम से मक्का के पौधे क्या होते हैं? गिरने लग जाते हैं। क्यों गिरने लग जाते हैं? मक्का के पौधे क्या होने लग जाते हैं? गिरने लग जाते हैं। लिखो इसमें खड़ी फसल में प्रकोप होने पर, लिखो इसमें खड़ी फसल में प्रकोप होने पर, प्रकोप होने के बाद, प्रकोप होने पर
यानी जब इसमें खड़ी फसल में इसका क्या हो जाए, प्रकोप हो जाए, तब हमें क्या करना है, खड़ी फसल में प्रकोप होने पर सिंचाई के जल के साथ साथ सिंचाई के जल के साथ क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC, क्लोरीपाइरीफॉस 20 EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए। पहला कीट कंप्लेंट। अब दूसरा कीट पढ़ेंगे बेटा, तना छेदक एवं परोह मक्खी। 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 देखो इसमें इन कीटों के नियंत्रण के लिए, देखो बेटा, इन कीटों के नियंत्रण के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए, यानी कौन कौन से कीट के लिए, तना छेदक और परोह मक्खी के लिए, इन कीटों की रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन, रोकथाम के लिए कार्बोफ्यूरॉन 20 से 30 किलोग्राम 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए। ये हो गया तना छेदक व परोह मक्खी का। अब पढ़ेंगे बेटा रोग। क्या पढ़ेंगे? रोग। क्या पढ़ेंगे? रोग। ये तो पढ़ ले कीट, अब पढ़ेंगे रोग। पहला रोग है बेटा तुलासिता रोग। कौन सा रोग है? तुलासिता रोग। कौन सा रोग है? तुलासिता रोग। इसमें देखो पत्तियां, इसमें क्या होता है, जो पत्तियां होती हैं उन पे क्या पड़ जाती है? पीली पीली धारियां पड़ जाती है। देखो जब पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती हैं, पीली धारियां पड़ जाती हैं, जब पत्तियों पर पीली धारियां पड़ जाती हैं, तब 2 किलोग्राम पीली धारियां पड़ जाती हैं, तब इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए यानी कौन से रोग की रोकथाम के लिए? तुलासिता रोग की रोकथाम के लिए 20 किलोग्राम, रोकथाम के लिए 2 किलोग्राम यानी 2 किलोग्राम जिंक कार्बोनेट, 2 किलोग्राम जिंक कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट प्रति हेक्टेयर की दर से, जिंक कार्बोनेट बुआई से पूर्व, पढ़ लेता हूं, जिंक कार्बोनेट बीजों की बुआई से पूर्व बीजों में मिला देना चाहिए। बीजों को उपचारित कर देना चाहिए।
अब पढ़ेंगे अपन, ये तो हो गया कौन सा रोग, तुलासिका रोग। अब पढ़ेंगे अपन पत्ती धब्बा रोग, पत्ती धब्बा रोग। दूसरा लिखो बेटा, पत्ती धब्बा रोग। लिखो, इस रोग से ग्रसित, इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों पर, पौधे की पत्तियों पर, इस रोग से ग्रसित पौधे की पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? धब्बे पड़ जाते हैं। क्या पड़ जाते हैं बेटा? धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए, इस रोग की रोकथाम के लिए जिनेव, कौन सी दवा? जिनेव, यानी इस रोग की रोकथाम के लिए जिनेव 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करनी चाहिए, प्रयोग करनी चाहिए। यानी इस रोग से ग्रसित क्या होता है? पौधे की पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं, और इस रोग की रोकथाम के लिए क्या करेंगे? क्या नाम से? कौन से रंग के धब्बे पड़ जाते हैं? भूरे रंग के बेटा, पत्तियों पर भूरे रंग के, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए जिन्हें 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्या करना चाहिए? प्रयोग करना चाहिए। अब तीसरा रोग पढ़ेंगे, तना सड़न। कौन सा रोग पढ़ेंगे? तना सड़न। तना सड़न तीसरा रोग लिखो, तना सड़न। देखो, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही, इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही इस रोग के लक्षण दिखाई देते ही एक स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा आती है, 15 ग्राम। कौन सी दवा? 150 ग्राम, 150 ग्राम और दिखाई देते ही स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नामक दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा का घोल बनाकर छिड़काव कर देना चाहिए। ये हो गया तना सड़न रोग। अब जो चौथा रोग पढ़ेंगे, अब ये हो गए हमारे कीट रोग कंप्लीट। अब पढ़ेंगे बेटा अपन कटाई व मंडाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई व मंडाई। क्या पढ़ेंगे? कटाई व मंडाई। कटाई एवं मंडाई। देखो बेटा, इसमें कटाई एवं मंडाई में मक्का की चारे वाली फसल बोने के 60 से 65 दिन बाद मक्का की चारे वाली फसल, चारे वाली फसल 60 से 65 दिन बाद, कितने दिन बाद? 60 से 65 दिन बाद दाने वाली किस्म, 60 से 65 दिन बाद दाने वाली किस्म
दाने वाली किस्म 75 से 85 दिन बाद, दाने वाली किस्म कितने दिन बाद? 75 से 85 दिन बाद तक संकुल व संकुल किस्में, संकर व संकुल किस्में, संकर व संकुल किस्में 95 से 115 दिन बाद, 95 से 115 दिन बाद तथा और दानों में लगभग 25% नमी होने पर तथा दानों में 25% नमी होने पर फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। यानी मक्का की चारे वाली फसल 60 से 65 दिन बाद, दाने वाली किस्म की बात करें 75 से 85 दिन बाद, संकर एवं संकुल किस्मों की बात करें 90 से 115 दिन बाद तथा इतने दिन बाद के बाद भी दानों में कितने प्रतिशत नमी हो? 25% नमी होने पर फसल की क्या कर लेनी चाहिए? कटाई कर लेनी चाहिए। मक्का के दाने निकालने के लिए देखो आगे, मक्का के दाने निकालने के लिए सेलर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। सेलर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। ये होगी फसल की कटाई एवं मंडाई। अब पढ़ेंगे उपज, लास्ट है उपज। लास्ट पढ़ेंगे अपन उपज। यानी जो टोटल प्रोडक्शन होता है उसे उपज बोलते हैं। देखो बेटा, इसमें मक्का की संकुल किस्मों से 40 से 50, मक्का की संकर किस्मों से 40 से 50 क्विंटल तथा संकुल किस्मों से इससे तथा संकुल किस्मों से 30 से 40 क्विंटल तथा संकुल किस्मों से 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है तथा 30 से 40 क्विंटल तथा 30 से 40 क्विंटल सूखा चारा तथा 30 से 40 क्विंटल सूखा चारा प्राप्त होता है। ये हो गए बेटा आपकी मक्का की क्रॉप कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे मक्का के बाद में है ज्वार। कौन सी क्रॉप पढ़ेंगे बेटा? ज्वार। ज्वार का वैज्ञानिक नाम है सोरगम बाइकलरेल। क्या है? सोरगम बाइकलरेल। कुल की बात की जाए तो ग्रेगनी और उत्पत्ति स्थान की बात की जाए तो अफ्रीका है। क्या है? अफ्रीका है। ज्वार को कैमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से जाना जाता है बेटा? कैमल क्रॉप के नाम से। अब कैमल क्रॉप क्यों नाम से जाना जाता है कि क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ज्वार में बारिश बंद हो गई और वो हल्की हल्की सूखे पानी बहुत दिन हो गए दिए हुए, जैसे अचानक बारिश होती है तो वो फूट करना प्रारंभ कर जाती है, यानी बढ़वार करना प्रारंभ कर जाती है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? कैमल क्रॉप भी कहते हैं।
अब पढ़ेंगे अपन ज्वार। साथ के साथ उतारते जाओ और याद करते जाना। नई क्रॉप डाल लो, तीसरी क्रॉप। 2 क्रॉप पढ़ लिए पढ़ने, धान और मक्का। अब तीसरी क्रॉप पढ़ेंगे आज ज्वार। ज्वार, ज्वार का वैज्ञानिक नाम लिखो। वैज्ञानिक नाम सोरगम बाइकलर एल। सोरगम बाइकलर एल। कुल है इसका पोएसी। कुल लिखो बेटा, पोएसी। पहले की जो किताबों की बात करें, पहले ग्रेम नहीं था और अब क्या कर दिया, इसे पोएसी कर दिया। ब्रैकेट में लिख लो ये भी ग्रेम नहीं। अब उत्पत्ति स्थान की बात करें तो अफ्रीका। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, अफ्रीका। क्या है उत्पत्ति स्थान बेटाओ, अफ्रीका। अब पढ़ेंगे इसका मैथ। क्या पढ़ेंगे, मैथ कि ज्वार के अंदर क्या क्या पाया जाता है, कितना। तो इसके अंदर ज्वार को मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। ज्वार को किसकी श्रेणी में रखा गया है, मोटे अनाजों की श्रेणी में रखा गया है। ज्वार में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और क्या नाम से, इसको छोटी अवस्था में पशुओं को नहीं खिलाया जाता। क्यों नहीं खिलाया जाता, ये इसमें HCN यानी हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है, जो बहुत ही विषैला होता है, जो पशुओं के लिए क्या होता है बेटा, ये हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। मैं तो लिख लो इसका, ज्वार को मोटा अनाज भी कहते हैं। ज्वार को मोटा अनाज, ज्वार को मोटा अनाज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोटा अनाज भी कहते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ज्वार में छोटी अवस्था में, ज्वार में छोटी अवस्था में HCN हाइड्रोसाइनिक अम्ल, यानी जब ज्वार छोटी रहती है तो इसमें HCN पाया जाता है, हाइड्रोसाइनिक अम्ल पाया जाता है, जो पशुओं के लिए अम्ल पाया जाता है, जो पशुओं के लिए हानिकारक एवं विषैला होता है। हानिकारक एवं विषैला होता है। ये हो गया इसका मेन। मोटे अनाज कहता है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तीसरी बात, जब ज्वार छोटी अवस्था में रहती है तो इसमें क्या पाया जाता है, HCN पाया जाता है, जिसे हाइड्रोसाइनिक अम्ल, जो पशुओं के लिए क्या होता है, हानिकारक एवं विषैला होता है। अब पढ़ेंगे बेटा इसका जलवायु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, जलवायु।
वैसे ज्वार को कब बोया जाता है? खरीफ के मौसम में बोया जाता है ना। अरे खरीफ वाली ऋतु में तो बोया जाता है, तो खरीफ में क्या होता है? गर्म जलवायु रहती है। तो लिखो इसमें जलवायु में लिखो कौन सी यानी कौन सी ऋतु होती है, कौन सी जलवायु होती है? गर्म जलवायु। लिखो ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। देखो ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। ज्वार गर्म जलवायु की फसल है। क्या है? गर्म जलवायु की फसल है। ज्वार की अच्छी वृद्धि के लिए, ज्वार की अच्छी वृद्धि के लिए, अच्छी वृद्धि के लिए 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। यानी ज्वार कौन सी जलवायु की फसल है? गर्म जलवायु की फसल है। और अच्छी वृद्धि के लिए कितना डिग्री टेम्परेचर तापमान चाहिए? 32 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए। अब पढ़ेंगे मृदा एवं खेत की तैयारी। क्या पढ़ेंगे बेटाओ? मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। मृदा एवं खेत की तैयारी। अब लिखो इसमें ज्वार के लिए जल निकास युक्त, ज्वार के लिए जल निकास युक्त कौन सी? दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट, दोमट या बलुई दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। सर्वोत्तम मानी जाती है।